Hello students, how are you? Welcome back to your chemistry class. So our previous topic was method of preparations of aldehydes and ketones. So as usual, next topic is physical properties of aldehydes and ketones. ठीक है, क्या है आपके पास physical properties of aldehydes and ketones. तो first आता है आपके पास boiling point. ठीक है, अब boiling point अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे आर पोलर इन नेचर. ठीक है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट किसी नॉन पोलर कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये पोलर है और पोलर होने की वजह से क्या होगा, वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी. तो उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. The boiling points of aldehydes and ketones are somewhat higher than those of non-polar compounds. ये non-polar कौन से होंगे? Simple hydrocarbons. This is due to polar nature of carbonyl this group, which show dipole-dipole interactions. अब मैंने बताया है आपको पहले भी, ये जो कार्बोनिल है, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव. तो इस पोलर नेचर की वजह से क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा. ठीक है, मींस कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं, दो कंपाउंड ले लिए, पोलर और एक नॉन पोलर, जिनका मॉलिक्यूलर मास बराबर है, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. कैसे होगी, देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, ये तीसरा ले लिया, एंड सो. तो यहां पे हो गया स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव. ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहां पर भी इनके बीच में क्या होगी, वीक फोर्स होगी. इसको बोलते हैं वीक वंडर वॉल फोर्सेस. और कौन सी है ये, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दो पोल के बीच में इंटरेक्शन. तो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन थोड़ी सी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. इसी में एक चीज और है, अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन एटम सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. तो दैट मींस अगर एल्डिहाइड्स और मैं कीटोन्स की बात करूं, कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट. कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू aldehydes, and this is due to the presence of two electron donating alkyl group. अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ, जैसे ये है कीटोन, तो यहां भी अल्काइल ग्रुप होगा, यहां भी अल्काइल ग्रुप होगा. अब ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको और ये इसको डोनेट करेगा. तो दैट मींस क्या होगा, जो पोलैरिटी है बॉन्ड की वो इंक्रीज करेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप और नॉन कार्बोनिल ग्रुप. जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पोलैरिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी. और जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. यहां पर मैं दो कंपाउंड लेता हूं, CH3CH2CH डबल बॉन्ड. दिस इज योर 1 2 3 प्रोपेनल, and its boiling point is 322 केल्विन. ये एल्डिहाइड है और 3 कार्बन का अगर मैं कीटोन लूं, दिस इज योर एसीटोन, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 329 केल्विन. यहां पे एक ही ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है और यहां पे दो अल्काइल ग्रुप है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा. एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा. क्यों? क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पे क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी.
सॉल्युबिलिटी मेनली हम चेक करते हैं वाटर में कि वेदर दैट कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। और वाटर में सॉल्युबल के लिए कंडीशन है कि आइदर दैट मॉलिक्यूल इज पोलर, अगर वो मॉलिक्यूल पोलर है तो वाटर में इजीली डिसॉल्व होगा। एंड सेकंड कंडीशन इज कि आइदर दैट मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, या फिर वो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन फेवरेबल है। एज वी नो दैट कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर और वाटर भी पोलर है, डिसॉल्व करेगा। एंड सेकंड थिंग इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। Lower aldehydes and ketones up to 4 carbon atoms are soluble in water due to the formation of hydrogen bonding with water. But as the number of carbon atom increases from 4, their tendency to form hydrogen bonding decreases, क्योंकि alkyl part बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे alkyl part बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है उनकी वो डिक्रीज होती है। तो दैट मीन्स 4 कार्बन एटम तक, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, उससे बाद वाले जो वो सॉल्युबल नहीं होंगे, वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब कैसे बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो RCH, ये मैंने एल्डिहाइड ले लिया, अब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, HO ये एल्डिहाइड में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल है। इन द सेम वे कीटोन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम उसी तरह से बनेगी। तो ये एल्डिहाइड्स, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखोगे, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी, तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे, ये अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, उनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसमें, वाटर में। ठीक है, तो ये जो है वो 4 या 5 कार्बन एटम तक ही सॉल्युबल होते हैं। तो मोस्टली ये 2 प्रॉपर्टीज थी जहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है, या तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो केमिकली दे आर रिएक्टिव कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है ड्यू टू पोलर नेचर। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका नेचर कैसा है, पोलर। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सिंस बोथ कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, सो दे शो नंबर ऑफ कॉमन रिएक्शंस। बहुत से रिएक्शन जो है वो इनके कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड से आपके पास RC डबल बॉन्ड H और दूसरा है आपके पास R डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड R। तो ये जो पोलर नेचर है इसका स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, इसकी वजह से क्या है, ये रिएक्टिव कंपाउंड है और इनके जो रिएक्शंस है वो क्या है, आपके पास बहुत ज्यादा कॉमन है। तो 1 by 1 इनके रिएक्शन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है आपका वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर नेचर का है, कार्बन के ऊपर क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और न्यूक्लियोफाइल क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहां अटैक करेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो कार्बोनिल जो ग्रुप है आपका ये यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप contain a small positive charge due to electronegative difference and hence behaves like electrophile, so nucleophile readily attack on this
कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, आसानी से उस कार्बन पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखो पहले सिलेक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा। ठीक है, मैंने शुरू में भी बताया था कि ये जो आपके पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड और जो डबल बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये मैंने एक ही प्लेन ले ली, जैसे ब्लैक बोर्ड है आपका एक प्लेन है। ठीक है, तो एक ही प्लेन में सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड भी और ये बॉन्ड भी यही एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है इसकी, sp2, 3 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अटैक करेगा। ठीक है, ये ऐसे है, इधर से करेगा कभी नहीं होगा क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। यहाँ पे ग्रुप है आपके पास, यहाँ भी आपके पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहां भी ग्रुप है, यहां भी ग्रुप है और यहां नेगेटिव है। तो यहां से भी नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव फंक्शन होगी। ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये क्या करेगा, यहां पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अटैक करेगा। अटैक परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलरली क्या करेगा, अटैक करेगा। अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, सॉरी हाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। दैट मींस ये क्या बन गया आपके पास एनाइन, इस फॉर्म में बनेगा ये C, यहां पे O नेगेटिव और यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये जो स्टेप है आपका, ये क्या है, स्लो स्टेप, ये बिल्कुल धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। ये चीज में ध्यान में रखनी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जिस प्लेन में वो है ये ऐसे है, तो या तो यहां से अटैक करेगा या फिर इससे यहां से अटैक करेगा, बाकी कोई डायरेक्शन उसके अटैक करने की नहीं है। स्लो स्टेप है, तो दैट मींस ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट होगा वो आपका यही डिटरमाइन होगा। अब इसके बाद ये जो एनाइन बना यहां पे, ठीक है, ये जो यहां पे एनाइन बना ये क्या करेगा, एसिड से प्रोटॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कंपाउंड होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया OH और ये बन गया आपके पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये फास्ट स्टेप है, रेट ऑफ रिएक्शन यहां से डिटरमाइन नहीं होगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, जब यहां पे फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाएगी। यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है वो आपके पास प्रोसीड करेगा। पहले इंटरमीडिएट बनेगी, ठीक है, और इंटरमीडिएट के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये स्लो स्टेप है, लेकिन ध्यान ये रखना है आपने कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही अटैक करेगा। उसके बाद देखा एक और चीज आती है, रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये कब होगा, एसिड को कैटालिस्ट हम कब यूज करेंगे, जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, या अमोनिया के डेरिवेटिव्स हो गए, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा तो कार्बन पे तो पहले ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट मींस रिएक्शंस बहुत स्लो होगा। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है, जो रिएक्शंस है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, दे आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ऑक्सीजन ऑफ दिस ग्रुप गेट्स प्रोटोनेटेड। ऑक्सीजन क्या करेगा, उस एसिड से प्रोटॉन को विड्रॉ करेगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, एंड इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। और कार्बन एटम के ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा बाय रेजोनेंस।
दस मेक द कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियोफाइल इजिली क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पे दो लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले केसर से H पॉजिटिव विड्रॉ करेगा और ये बना देगा OH। अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप, ये बॉन्ड जो है वो यहां से शिफ्ट करके कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए अब क्या बन गया, COOH। अब कार्बन के ऊपर क्या आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने यहां पे बताया था, एंड इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, टोटल पॉजिटिव हो गया। अब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई तो ये क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी इजीली अटैक कर सकता है। ये कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होगा, वीक होगा, क्या अल्कोहल हो या फिर आपके पास अमोनिया हो, उस कंडीशंस में आपको रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा रिएक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एज वी नो दैट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स ड्यू टू पोलर नेचर, ठीक है। बट इफ वी कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अगर मैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करूं तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। पहले तो ये समझो कि रिएक्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो कार्बन एटम है उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है तो यहां पे इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर विल बी द रिएक्टिविटी। जितना पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ज्यादा होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मींस रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अब कंपैरिजन करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बीच में, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक, ठीक है। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, लेकिन मैं पहले एलिफेटिक की ही बात करता हूं। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड्स जो है वो आपके पास क्या है, कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। क्यों रिएक्टिव है वो पॉजिटिव चार्ज बताएगा, और जनरली हम देख सकते हैं कि एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक। पहले मैं एलिफेटिक की बात करता हूं, ठीक है। मैंने ये तीन कंपाउंड ले लिए, HCH, ये फर्स्ट मेंबर है, उसके बाद RCH डबल बॉन्ड O, उसके बाद है RCR डबल बॉन्ड O। दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, दिस इज जनरल एल्डिहाइड्स एंड दीज आर कीटोन्स, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने बताया कि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये एल्डिहाइड क्या होगा, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन एल्डिहाइड्स में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्स्ट मेंबर जो है फॉर्मल्डिहाइड या फिर इसका नाम है मिथेनल, और ये हो गए आपके पास एल्डिहाइड्स, ये हो गए आपके पास कीटोन्स। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब इसके पीछे दो रीजन है, देखो। फर्स्ट रीजन इज इंडक्टिव इफेक्ट, इसको आप खुद देख लेना, तो बता देता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेशन और आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। तो यहां पे क्या है, आपके पास एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस साइन। अब देखो यहां पे स्लाइटली नेगेटिव, यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव, सभी में यही है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। अब फॉर्मल्डिहाइड में क्या है, आपके पास दोनों तरफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ना तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना माइनस
यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट मींस इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, कम हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रिएक्टिविटी अपने आप कम होगी। लेकिन कीटोन में देखो, कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप है दोनों तरफ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी और पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो दैट मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दैट मींस जितने एल्काइल ग्रुप यहाँ पे होंगे उतनी ही एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसमें जो है वो आपके पास एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरा रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस। बुक में दे रखा है बेटा, खुद लिखेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोनों को। स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक होता है साइज और हिंड्रेंस होता है रोकना, किसी चीज को रोकना। अब हमने अभी देखा था कि न्यूक्लियोफाइल जो है, देखो ऐसे था आपके पास रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल इसके क्या कर रहा था, परपेंडिकुलरली अटैक कर रहा था। ठीक है, अब स्टीरिक हिंड्रेंस साइज की वजह से कहां रुकावट होगी, देखो ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज हो, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मींस न्यूक्लियोफाइल यहां तो अटैक करेंगे, यहां तो रिपल्शन होगी, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। अब अटैक होगा यहां पे। अब अगर तो यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है स्मॉल, बिल्कुल साइज उसका छोटा है और कहीं भी किसी को भी रुकावट पैदा नहीं करता है, ये हिंड्रेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूं तो कोई भी एल्काइल ग्रुप है इसका साइज होता है बड़ा। अब यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल को रोकेगा अटैक करने से, एक्टिविटी अपने आप कम होगी। कीटोन में यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी साइज बड़ा होगा, दैट मींस यहाँ भी क्या करेगा, ये इसको अटैक करने से रोकेगा। तो दैट मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे जैसे साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, कम। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिफेटिक के लिए। ऐसे ही एरोमेटिक के लिए है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक है, वो देख लेंगे आप खुद, बाकी इसके जो रिएक्शंस है वो हम कल करेंगे, आज के लिए काफी है।